हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये हमारी क्लास 4th रहेगी ऑन फिज़िक्स, क्योंकि आपको पता है हमने साइंस सीरीज़ स्टार्ट कर दी है फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसमें हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस कर दी हैं। जैसे कि आपको पता है हमने फिज़िक्स से ही स्टार्ट किया है, उसमें हमने मोशन और उसके रिलेटेड छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स थे, और जो पिछली क्लास थी हमारी उसमें हमने फोर्स और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स थे वो पढ़ लिए थे। तो आई होप मैंने आप सबको बताया भी था कि एक बार आप सभी वो क्लासेस देख लें, सो दैट आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ जाए। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये जो साइंस होती है इसमें आपको अच्छे से एक इंटीग्रेटेड वे में ही पढ़ना होता है। मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, फिर जाके आपको पता चलेगा। ये कोई वो सब्जेक्ट नहीं है कि आप कहीं से भी उठा के रैंडम पढ़ो। तो इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप में से कोई नया जुड़ रहा है, पहले आप प्रीवियस वाली क्लासेस देख लो, उसके बाद ही आप ये वाली क्लास लगा लो, ठीक है। तो ये क्लासेस किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहेंगी? फॉर ऑल दोज एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी JKSSB, एनी JKPSC, या फिर उसके अलावा कोई भी बोर्ड के एग्जाम्स होंगे जिसमें फिजिक्स या फिर साइंस का कोई भी टॉपिक पूछा जाता है, तो ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहेगी। स्पेशली अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो जैसे कि फॉरेस्टर एग्जाम है, डेडिकेटेडली उसके लिए हम कॉम्प्रीहेंसिवली लाएंगे। बट इसके अलावा बाकी भी जो एग्जाम्स होंगे, जैसे NT है, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल या फिर JKS, उन सारे एग्जाम्स के लिए भी रेलेवेंट रहेगी। तो अगर आप में से कोई भी नया स्टूडेंट जुड़ा है हमारे साथ, तो एक बार आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट फर्दर वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, आई थिंक हमने कंप्लीट कर दिया था न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम वहाँ से आगे ही पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमने लास्ट में कंप्लीट कर दिया था, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलता है वो, इनर्शिया वगैरह क्या था वो हमने ऑलरेडी पढ़ दिया है। फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ये चीज़ हमने आपको बताई थी। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और उसमें से भी मोशन जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। उसमें क्या क्या 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, क्या क्या है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ मास और कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मास क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, सो दैट आपको फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ आए। तो मास क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं मास क्या होता है, तो आप बताओगे भार। किसी भी चीज़ का जो भार होता है ना, भार, उसको मास बोलते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भार होता है ना, वो एक फोर्स होती है, उसको हम वेट बोलते हैं, ठीक है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज वेट, उसको हम भार बोलते हैं, वो एक फोर्स होती है। जो मास होता है ना, वो होता है किसी भी जो बॉडी है उसके अंदर कितना कंटेंट प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना कंटेंट एक्चुअली किसी बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसको हम मास बोलते हैं। मान लो एक कार है, ठीक है, एक कार है और एक ट्रक है। आप मुझे बताओ ट्रक के अंदर ज़्यादा कंटेंट है या फिर एक कार के अंदर ज़्यादा कंटेंट है? तो आप बताओगे एक ट्रक के अंदर जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो किसके अंदर ज़्यादा है? तो एक ट्रक के अंदर ज़्यादा है। इसीलिए हम कहेंगे जो ट्रक है उसका मास क्या है, उसका मास ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट है, जो मटेरियल है उसके अंदर, वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। वैसे जो एक कार है उसका कंटेंट कम है, तो उसका जो मास होगा वो कम होगा। वैसे एक जो साइकिल होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, उसका जो कंटेंट होगा वो और कम होगा। उसी के लिए उसी वजह से उसका जो मास होगा वो और कम होगा। आपको समझ आ गई व्हाट इज मास? मास होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ एक्चुअल कंटेंट जो प्रेजेंट होता है किसी भी बॉडी में। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था, इसके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। कोई एक बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट है, वहीं पे हम उसका क्या देखेंगे, उसका मास देखेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय m, ठीक है। ऐसा यूनिट इज kg, बिल्कुल ईजी है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास, मोर द मास मोर विल बी द इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पुरानी वाली क्लासेस आप सब एक बार देख के आ जाएं, सो दैट आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पता चले। अब हम रिपीट नहीं करेंगे, पुरानी वाली क्लास देख के आ जाओ, बहुत अच्छे से समझाया है। तो सीधी बात बताओ ना आप, अगर एक मोटा इंसान है या फिर मोटा बॉक्स है, उसको आपने उसकी पोजीशन को आपने चेंज करना है। अगर वो रेस्ट में है, उसको आपने मोशन में लाना है, रेस्ट से मोशन में लाना है, तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी पोजीशन को या उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू एक जो छोटी बॉडी है, ठीक है। क्योंकि ये जो बड़ी बॉडी है इसके अंदर क्या होगा, इसका मास भी ज़्यादा होगा, ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और जो छोटी बॉडी है इसका मास कम होगा, तो इसका इनर्शिया भी कम होगा। इनर्शिया क्या होता है, प्रीवियस क्लास में जाके देख लो, ठीक है। जिसने देखा है तो उसको आराम से समझ आ गई होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। इनर्शिया होता है जिद, ठीक है, किसी बॉडी की जिद। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो वही है, अगर एक ट्रक आ रहा है सामने से, उसको आपने रोकना है, तो क्या आप एक हाथ से रोक सकते हो ट्रक को? नहीं रोक सकते हो, बहुत फोर्स लगेगी आपको। बट एक छोटी सी बाइसिकल आ रही है सामने से, तो यस आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे तो वो रुक जाएगी, ठीक है। वैसे क्योंकि इसका मास कम है, इनर्शिया भी कम होगा, इसका मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, व्हाट इज मास, ठीक है। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितना कंटेंट है उसी को हम बोलते हैं उसका मास। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ डिनोटेड बाय m, ठीक है। याद रखना क्योंकि आगे फॉर्मूलाज आएंगे तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ऐसा यूनिट क्या है, kg। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। समझ आ गई? चलो बहुत अच्छे। अब मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितना मोशन है, ठीक है। पहले इस चीज़ को छोड़ो, आप ये वाली चीज़ छोड़ दो। एग्जांपल देखो आप,
चलो हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। मतलब मान लो एग्जांपल आपको फील करना पड़ेगा, फील करो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल यहाँ से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है। अब वेलोसिटी क्या होता है आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं फिर से बार बार रिपीट नहीं करूँगा, प्रीवियस क्लासेस जिसने देखी हैं उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप में से किसी ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहले प्रीवियस क्लासेस देख के आ जाओ, फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी मान लो 20 किलोमीटर है, ठीक है। एक साइकिल जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर। दूसरा एक साइकिल जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है 30 किलोमीटर, ठीक है। एक 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, एक 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, या फिर 40 या इनकेस 50 मान लो आप, ठीक है। मान लो आपको टक्कर लग गई, आपको टक्कर लग गई फर्स्ट वाले साइकिल के साथ, आपको तब ज़्यादा चोट होगी या फिर जब आपको सेकंड वाले के साथ टक्कर लगेगी तब ज़्यादा चोट होगी। मतलब कब लगेगी आपको ज़्यादा चोट, तो डेफिनेटली कब लगेगी आपको, जब आपको सेकंड वाले के साथ ज़्यादा वो लगेगी, टक्कर लगेगी, तब आपको ज़्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू इसकी वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, तो जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है ना वहाँ पे मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। ये चीज़ ध्यान रखो, अब जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जिसको स्पीड बन के आ रही होगी ना, वो एक फोर्स जो बन के आ रही होगी ना वो ज़्यादा होगी। आपको यहाँ पे क्या लगेगा, आपको यहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, आपको चोट भी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्जांपल दी मैंने, यहाँ पे देखो जो साइकिल है मास सेम है, फिर से बता रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे मास सेम है, मास सेम है, दोनों सेम साइकिल है। मान लो एक ही साइकिल है, पहले वो 20 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, आपको टक्कर लगी, नेक्स्ट टाइम 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, फिर से आपको टक्कर लगी। आपको ज़्यादा इंपैक्ट कहाँ पे होगा, फर्स्ट वाले केस में या सेकंड वाले केस में? तो डेफिनेटली आप बोलोगे जहाँ पे 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है वहाँ पे हमें ज़्यादा चोट लगेगी, ठीक है। अब आप एक और केस लो, अब मान लो ये साइकिल जा रहा है, ठीक है, ये साइकिल जा रहा है 30 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, वेलोसिटी इसकी सेम है। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी सेम रखते हैं, फिर से सेकंड केस में भी वेलोसिटी सेम रखते हैं 30 किलोमीटर, ठीक है, वेलोसिटी सेम है। बट यहाँ पे साइकिल नहीं जा रहा है, यहाँ पे कार जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे जा रही है कार। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे साइकिल जा रहा है, आपको टक्कर लग रही है, प्लस से कार जा रही है सेम स्पीड से, टक्कर लग रही है, आपको ज़्यादा चोट कहाँ पे लगेगी, आपको ज़्यादा चोट कहाँ पे लगेगी, साइकिल के केस में या फिर कार के केस में? आप बोलोगे कार के केस में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी तो सेम है, ऊपर हमने वेलोसिटी चेंज की तो हमें क्या हुआ, मोमेंटम ज़्यादा मिला। यहाँ पे हमने वेलोसिटी को सेम रखा, बट यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, यहाँ पे हमने मास चेंज किया। मास चेंज करके क्या हुआ, जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ज़्यादा पड़ेगा, वही जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वही जो फील आएगा, उस फील को क्या बोलेंगे हम, उसी फील को हम बोलेंगे मोमेंटम। तो क्या आप दो बातें बोल सकती हो कि फॉर मोमेंटम हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो मास, एक दूसरा वेलोसिटी। मतलब कि मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं, इसका सिंबल होता है P, V इज इक्वल टू M इंटू V, ठीक है। P इज इक्वल टू M इंटू V, दैट इज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर आपको मोमेंटम ज़्यादा चाहे तो मास का ज़्यादा होना ज़रूरी है और वेलोसिटी का भी ज़्यादा होना ज़रूरी है। आप बात समझ रहे हो, ठीक है। अगर आपको मोमेंटम कम करना है तो मास को कम करो या फिर वेलोसिटी को कम करो, आप समझ रहे हो, ठीक है। अगर आपको मोमेंटम बढ़ाना है, ठीक है, अगर आपको मोमेंटम बढ़ाना है या तो मास को इंक्रीज़ करो या तो वेलोसिटी को इंक्रीज करो या फिर दोनों को इंक्रीज करो, तो आपको मोमेंटम बढ़ जाएगा। अगर आपको मोमेंटम को कम करना है या तो मास को कम करो या तो वेलोसिटी को कम करो या फिर दोनों को कम करो, तो आपका क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको समझ आ गई व्हाट इज मोमेंटम? इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी। क्या बता रहा है यहाँ पे, क्वांटिटी ही बता रहा है ना कि हमें कितना मास कम करना चाहिए या फिर कितनी वेलोसिटी कम करनी चाहिए, जिससे हमारा जो मोशन की क्वांटिटी है उसका मोमेंटम जो है वो कम हो जाएगा। कौन बता रहा है? तो मोमेंटम बता रहा है। फिर से मैं आपको बताऊंगा मोमेंटम किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो मास पे, दूसरा वेलोसिटी पे। अगर आपको मोमेंटम ज़्यादा करना है आप क्या करो, या तो मास बढ़ा लो या फिर वेलोसिटी बढ़ा लो, ठीक है, या फिर मास बढ़ा लो या वेलोसिटी बढ़ा लो, तो क्या हो जाएगा, आपका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कम करना है तो मास कम करो या फिर वेलोसिटी कम करो, तो मोमेंटम आपका कम हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। अभी मैंने आपको बताया इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी डिनोटेड बाई m। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, चलो आपको मैंने ये चीज़ समझाई हुई है। आप मुझे बताओ, मास तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? इस चीज़ का आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई हुई है। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आराम से आपका आंसर निकल आएगा। चलो मुझे बताओ, जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा जो मास है वो तो स्केलर क्वांटिटी है और जो मोमेंटम होता है इट इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। आप मुझे बताओ, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये जो मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। मैं समझ जाऊंगा कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप आंसर बताएं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी एक बार लाइक कर दें वीडियो को। वो यहाँ लिखा हुआ है, अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है
वो क्या बोलता है हमें। देखो एक चीज़ आपको मैं पहले बता दूं, एक सेकंड वेट करो यहाँ पे। मोमेंटम के बारे में एक चीज़ बता दूं मैं, थोड़ा सा हो सकता है इस पर MCQs आए तो वो मैं आपके ऑलरेडी यहाँ पे ही डिस्कस कर लेते हैं हम। मान लो एक बॉडी है, वो चल रही है, इनिशियल उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। इनिशियल उसका मास m है, वेलोसिटी v है। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, उसका मास डबल हो जाता है। अब आप मुझे मत पूछने कैसे डबल हो गए, बस फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस आप याद रखो, उसका मास डबल हो गया, उसकी वेलोसिटी डबल हो गई, ठीक है। उसका मास डबल हो गया, उसकी वेलोसिटी डबल हो गई, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, हो सकता है न्यूमेरिकल आए, क्योंकि सेकंड लॉ पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। हम आपको थोड़ा बहुत समझाएंगे। अब आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम। तो देखो जो मोमेंटम होता है उसको हम मतलब लिखते हैं P से, P इनिशियल इज इक्वल टू इनिशियल, आपको पता होगा मास के लिए हम क्या लिखते हैं m, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी के लिए u लिखते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी के लिए v लिखते हैं। ओवरऑल जो वेलोसिटी है उसको हम करते हैं डिफाइन v से, डिनोट करते हैं उसको v से, बट इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी m कितनी है हमारी, m ही रहेगी, ठीक है। कैपिटल M मान लो, यहाँ पे कैपिटल M ले लेते हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी मोमेंटम m, वेलोसिटी v, ठीक है। मास m, मास है ये, वेलोसिटी नहीं है, 2m, वेलोसिटी हो गई 2v। अब देखो अगर हमने देखना होगा व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम करेंगे हम Pi इज इक्वल टू m इंटू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u। m कितना है, m है m, ठीक है, कैपिटल M। जो हमारा वेलोसिटी है वो कितनी है, v। तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा हमारा वो कितना होगा, mv, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, mv। आप में से कोई बता सकता है इनिशियल हमारी जो फाइनल मोमेंटम होगा वो कितना होगा। तो फाइनल मोमेंटम हम डिनोट करेंगे pf के साथ। तो हमारा कितना था फाइनल मोमेंटम, 2m था, मास था हमारा 2m, हमारी जो वेलोसिटी थी वो थी 2v। तो ओवरऑल कितना बना ये बना 4mv, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है हमारी फाइनल, ये है हमारा फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम mv, फाइनल मोमेंटम हमारा कितना हो गया 4mv। अब मान लो आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, बिल्कुल इजी है, ठीक है। कितना चेंज हुआ है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना है 4mv माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है mv। तो हमारा ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया 3mv, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम अगर आपने निकालना हो, फॉर इंस्टेंस अगर आपको परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपन, नहीं सॉरी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस, आपने पढ़ा होगा। तो सेलिंग प्राइस मतलब कि यहाँ पे क्या करना है हमने, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपन इनिशियल मोमेंटम इंटू 100। फाइनल मोमेंटम हमारे पास कितना था 4mv माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना था mv अपन इनिशियल मोमेंटम mv इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अगर 4mv में से mv गया कितना बचा 3mv स्पेस नहीं है तो ऐसे कर लो आप, नीचे क्या है mv, आगे इंटू 100 है ही, ठीक है। mv से mv गया 3 इंटू 100 कितना हो गया, तो 300%। अगर हमने परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो कितना आएगा 300%। ये है फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस। आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे से क्या है ये, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, न्यूटन का अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है हमें, ये हमने ऑलरेडी ऊपर थोड़ा अब बेस बना लिया है, अब आप समझो बिल्कुल इजी हो जाएगा आप सबके लिए। तो देखो अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, ये बता रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। ये कुछ एडजेक्टिव टर्म्स हैं, इनको आप छोड़ दो, बस सिंपल समझो। ये बोल रहा है कि अगर आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब वन बाय वन देखते हैं हम क्या बोल रहा है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ, सबसे पहले चेंज ऑफ मोमेंटम क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है या तो चेंज इन मास, ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना, चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, या तो मास को चेंज करो, या तो वेलोसिटी को चेंज करो, या तो दोनों को चेंज करो। अगर आपने मोमेंटम को इंक्रीज करना है तो क्या करो, मास को इंक्रीज करो, या फिर वेलोसिटी को इंक्रीज करो, या फिर दोनों को इंक्रीज करो, तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने डिक्रीज करना है, आप बोलोगे डिक्रीज करना, मैं बोलूँगा चलो ठीक है, आप या तो क्या करो, या तो मास को कम करो, या तो वेलोसिटी को कम करो, या तो दोनों को कम करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपने पढ़ा है ना ऊपर, हमने ऑलरेडी पढ़ा P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू mv। अब मान लो P हमने डिक्रीज करना है, ठीक है, P हमने डिक्रीज करना है, मान लो ये 10 है, ये कितना है, ये 20 है, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 200। ओवरऑल P कितना हो जाएगा 200। मैं बोल रहा हूँ ये 200 नहीं, इसको हमने 100 ही करना है। हम क्या करेंगे, या तो ये कम करेंगे, या तो ये कम करेंगे, डिफरेंट कैलकुलेशन से आ जाएगा, या तो दोनों को कम करके हम क्या ला सकते हैं, इसको कम कम करते रहेंगे। तो वही ये बता रहा है, अगर आपने चेंज करना है मोमेंटम को तो आप क्या करो, या तो मास को कम करो, या तो वेलोसिटी को कम करो, या तो दोनों को कम करो। अगर आपने क्या करना है,
मोमेंटम को इंक्रीज करना है, या तो आप मास को इंक्रीज करो, या तो वेलोसिटी को इंक्रीज करो, या तो दोनों को इंक्रीज करो। बट यहीं पे काम खत्म नहीं होता। ये क्या बता रहा है, रेट भी पता करो, क्वांटिटी है ना, रेट भी पता करो, कितनी जल्दी खत्म करना है मोमेंटम को, कितनी जल्दी बढ़ाना है मोमेंटम को, कितनी जल्दी कम करना है। तो वो रेट भी हमें कहाँ से पता चलेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। रेट का क्या मतलब है, रेट का क्या मतलब है, मान लो आपके पास एक बाइक है या फिर स्कूटी है या फिर इनके साइकिल है, ठीक है, आप जा रहे हो, आपकी स्पीड 0 से 20 किलोमीटर जा रही है 1 मिनट में, ठीक है, आपकी स्पीड जो है 0 से 20 किलोमीटर जा रही है 1 मिनट में। आपके फ्रेंड की भी कोई बाइक या स्कूटी है या फिर गाड़ी है, उसकी जो वो है स्पीड है 0 से 20 किलोमीटर कितने टाइम में जा रही है, तो वो जा रही है 30 सेकेंड्स में। रेट कहाँ पे ज़्यादा है, रेट कहाँ पे ज़्यादा है, जल्दी मतलब फास्ट कहाँ पे जा रहा है, तो फास्ट जा रहा है सेकंड केस में। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मोमेंटम जल्दी चेंज हो रहा है। जल्दी चेंज होने का क्या मतलब है, स्पीड जल्दी चेंज हो रही है, तो याद करो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक्सेलरेट जल्दी हो रहा है, आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जल्दी हो रही है। तो उसी अगर वो चीज़ हमें जल्दी करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। वही ये चीज़ बता रहा है, अगर हमें जल्दी कोई चीज़ करनी है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी है। अगर हमें कम मोमेंटम चेंज करना है या शिफ्ट करना है, इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है विद टाइम, तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। समझ आ रही है, देखो फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन मोमेंटम और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमें ज़्यादा मोमेंटम चेंज करना है, कम टाइम में चेंज करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। बात समझ आ रही है आपको, ज़्यादा मोमेंटम हमें चेंज करना है, कम टाइम में करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब देखो इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं हम, मैंने आपको बताया हुआ है, इसको बोलते हैं हम डेल्टा, इसको बोलते हैं हम चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज होगा ही ना, परसेंटेज चेंज इन टाइम मतलब चेंज, वो टाइम इंटरवल टाइम तो हमेशा चेंज हो गई, चेंज इन टाइम। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। देखो एक बार मैं फिर से आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्या बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये बोलता है कि अगर आपने मोमेंटम चेंज करना है, जल्दी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर आपको मोमेंटम कम चेंज करना है और कम टाइम में करना है, तो आपको फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। कैसे डिनोट करते हैं हम, तो इसको हम डिनोट करते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। आप बोलोगे नहीं सर हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma, ठीक है, आप बोलोगे हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma, तो मैं बोलता हूँ रुको अभी वेट करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल P को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा P का क्या मतलब है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो सकता है, चेंज इन मोमेंटम क्या हो सकता है, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जो इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही आ सकता है ना चेंज इन मोमेंटम विद टाइम। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम कितना होता है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस मास इंटू फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, यस और नो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर फाइनली देखो, फाइनली हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, m को कॉमन ले सकते हैं, m को कॉमन ले लो, u माइनस वी अपॉन टी, u माइनस वी अपॉन टी। आप बताओ v माइनस यू अपॉन टी, नॉट v माइनस यू। ऐसे कर सकते हैं ना हम इसको, मान लो दोबारा से हम डिराइव करते हैं इसको। देखो यहाँ पे थोड़ी स्पेस नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा वो हो रहा है। डेल P अपॉन डेल T को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा P का क्या मतलब है, डेल्टा P को मतलब P से होता है मोमेंटम। अब जो मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कब चेंज होगा, जबकि मतलब फाइनल मोमेंटम जो होगा उसमें से हम इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे विद टाइम। तो फाइनल मोमेंटम के लिए मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे, P फाइनल मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स तो पीछे आएगा ही, ठीक है, स्पेस नहीं है, फोर्स को आप ऐसे ही ले लो। उसके बाद हम क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, और कोई तरीके से इसको लिख सकते हैं क्या, P फाइनल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट इज मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और नो लिख सकते हैं। अब m को कॉमन ले सकते हैं, यस ले लो, कॉमन ले ले, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, v माइनस यू बचा, v मतलब कि v का क्या मतलब है, फाइनल वेलोसिटी माइनस u इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। v माइनस यू अपॉन t क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। याद करो एक्सेलरेशन मैंने पढ़ाया था, चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्या हम इसको a नहीं लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, a से करते हैं ना। तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास आंसर, F इज इक्वल टू ma, ठीक है, एक ही बात है,
समझ गए? आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गई होगी क्या होता है ये। अब देखो आपको मैं एक कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लो कोई इंसान ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, कोई इंसान ऊपर से गिर रहा है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अब नीचे गिरने से उसकी डेथ होती है, क्यों होती है? बहुत ऊपर से वो नीचे गिर रहा है, वो जो नीचे गिरता है उसकी डेथ क्यों होती है? क्या जब उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है उसलिए, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है उसलिए होता है? उसका मोमेंटम बहुत हाई होता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा, ठीक है। उसका जो मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका होगा इनिशियल मोमेंटम और इनटू क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम मतलब इनिशियल मास और इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पहुँचते पहुँचते मतलब अभी मतलब मान लो वो टकराया नहीं है, टकराने से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पे क्या होगा, उसकी फाइनल मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम इनटू फाइनल वेलोसिटी। क्या इसकी वजह से ये मरता है कि यहाँ पे आते आते इसका जो मोमेंटम है बहुत हाई हो चुका है, मतलब कि इसका पी बहुत हाई हो चुका है, या फिर इसकी जो वेलोसिटी है बहुत हाई हो चुकी है, इस वजह से मरता है ये? नहीं, ये इस वजह से नहीं मरता है। अब देखो ये क्यों मरता है, ना ये मोमेंटम की वजह से मरता है, याद रखना कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ये मोमेंटम की वजह से वहाँ पर मरता है, ना ये मरता है वहाँ पर हाई वेलोसिटी की वजह से। ये क्यों मरता है, मतलब मान लो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इसका वो जो है मोमेंटम बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। अब अगर ये जो ही टकराया, एकदम से ठक करके टकराया, ठीक है, कितनी जोर से टकराया, ये क्या हो गया, विद इन नो टाइम, जीरो टाइम में क्या हो गया, इसका जो मोमेंटम है जीरो हो गया। विद इन नो टाइम इसका जो मोमेंटम है जीरो हो गया। मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया, यहाँ पे मैंने कहीं पे आपको कॉन्सेप्ट समझाया, यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं समझाया मैंने, हाँ यहाँ कहीं समझाया मैंने कि जितनी बड़ी बॉडी होगी, ठीक है, बिगर द बॉडी उसका उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। जब मैंने आपको कार और वो ट्रक का वो कुछ एग्जांपल समझाई थी, मतलब कि जितनी तेज़ मतलब तेज़ आएगी बॉडी, उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, वहाँ पे उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उसको ज़ीरो करने में। जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उसको ज़ीरो करने में। तो मान लो इतनी हाइट से आ रहा था, अब वो कंक्रीट ग्राउंड पे गिरा, जीरो टाइम सेकंड में क्या हो गया, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी ग्राउंड से कि उसको मोमेंटम को जीरो करने के लिए, ठीक है, उसके मोमेंटम को जीरो करने के लिए उतनी ज़्यादा फोर्स लगी, उस फोर्स ने उसको मारा। जो उसकी बॉडी पे फोर्स लगी ना, उस फोर्स ने उसको मारा। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ना ही उसको उसकी स्पीड ने मारा, उसको कहते हैं ना स्पीड थ्रिल्स बट एंड किल्स, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। बट वो जो स्पीड नहीं होती है, वो जो स्पीड के बाद टक्कर लगती है ना, और उसके बाद जो उसका मोमेंटम जीरो हो जाता है, वो जो मोमेंटम जीरो होता है, उस मोमेंटम को जीरो करने के लिए इतनी फास्ट स्पीड से आता है वो कोई चीज़, उसको अगर जीरो करना है मोमेंटम को, तो बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी हमें। अगर उसको कम टाइम में करना है, मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया ना, यहीं पे तो समझाया मैंने, कहाँ, यहाँ पे ही तो समझाया मैंने। अगर आपने मोमेंटम को क्या करना है, मोमेंटम को जीरो करना है, तो आपको फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो आप? अगर आपको कम टाइम में मोमेंटम को जीरो करना है, तो फोर्स भी आपको फिर उतनी ही ज़्यादा लगानी पड़ेगी। उसकी वजह से क्या हो जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है। आपने देखा होगा जब क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलता है कोई क्रिकेटर, वो जब कैच पकड़ता है वो बॉल को पीछे क्यों लेता है, हाथों को पीछे क्यों लेता है? मतलब मान लो ये उसके हाथ हैं, ठीक है, इसके हाथ हैं, बहुत अच्छी डायग्राम बनाई है। वो ऐसे क्यों करता है कि जब बॉल आ रही होती है वो ऐसी कैच यहाँ लेता है, बट वो हाथों को पीछे की तरफ क्यों लेता है? क्यों लेता है? वो टाइम को ज़्यादा कर देता है, टाइम को ज़्यादा कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, मोमेंटम कम 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 होना स्टार्ट हो जाता है, और मोमेंटम को वो जीरो होने के लिए टाइम देता है। वही जो इंक्रीज करता है ना टाइम को, वो वहाँ पे रजनीकांत क्यों नहीं बनता है, ऐसे क्यों नहीं रखता है सामने हाथ रखेगा, हड्डियाँ टूट जाएंगी, क्योंकि जीरो टाइम सेकंड में क्या हो जाएगा, मोमेंटम जीरो हो जाएगा, और पूरी फोर्स लगेगी एक दूसरे के ऊपर। बॉल पे भी लगेगी हाथ की, और हाथ पे भी लगेगी बॉल की। न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट यहाँ पे अभी मैं कुछ और समझा रहा हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ कि वो ऐसे हाथ सामने क्यों नहीं रखता। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप सामने रखोगे ना कोई हाथ, ठीक है, किसी चीज़ को आप फेंकना, सामने सीधे हाथ रखोगे आपको लगेगी, बट अगर ऐसे पीछे लोगे आप ऐसे, इससे ऐसे क्या होता है, जब आपको टाइम होता है ना, हम टाइम देते हैं किसको, मोमेंटम को कम होने में, हम टाइम प्रोवाइड करते हैं मोमेंटम को कम होने में। तो मोमेंटम जो ही कम 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 होता है विद टाइम, तो हमें फोर्स जो होती है वो कम लगती है। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखो वही यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है। क्यों लेता है इंसान या जो क्रिकेटर होता है हाथ को पीछे क्यों लेता है कैच टाइम करने के टाइम? तो क्यों लेता है, क्योंकि वो टाइम देता है मोमेंटम को कम होने में। अगर मोमेंटम थोड़े ज़्यादा टाइम में कम होगा तो उससे क्या होगा, अगर मोमेंटम कम टाइम में कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब मान लो बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, ठीक है, और हमने एकदम से उसको कम कर दिया तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है, उसकी वजह से चोट लग सकती है। बट अगर हमने डिले कर दिया उसको, ठीक है, मोमेंटम आराम से कम होगा तो फोर्स कम लगेगी और चोट भी नहीं लगेगी। ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी सिंपल,
बहुत इजी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप कहीं पे जितनी फोर्स लगाओगे सेम उतनी ही फोर्स उतने ही मैग्नीट्यूड से सामने भी वाला ऑब्जेक्ट भी आप पे लगाएगा। आप कहीं दीवार पे पंच मारते हो, आपके घुटने को या फिर मतलब पंच को, हाथ को क्यों चोट आती है, ठीक है, हाथ को मतलब इसको क्यों चोट आती है, नॉट घुटने को, हाथ को क्यों चोट आती है। आपने तो दीवार को मारा, दीवार को चोट आनी चाहिए, उसका पेंट उखड़ जाए, वो टूट जाए, ईंटें टूट जाए, ठीक है, दीवार गिर जाए, बट आपके हाथ को क्यों चोट आती है। मतलब जितनी फोर्स आप लगाते हो ना दीवार को, दीवार भी वापस आपको उतनी ही फोर्स लगाती है, ठीक है, दीवार भी सामने से उतनी ही फोर्स लगाती है आपके हाथ को। इसमें जीरो टाइम डिले होता है। और फोर्स जिस डायरेक्शन में आप लगाओगे ना, ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना, जिस डायरेक्शन में और जो फोर्स आप लगाओगे वही फोर्स और उसी डायरेक्शन में, रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में, उसी एक्सिस पे कौन लगाएगी, जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओगे, ठीक है। यही बोलता है हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपने देखा होगा जब फायर करते हैं गन से, तो जो गन होती है ना वो पीछे की तरफ आती है। क्यों आती है? क्योंकि आप आगे बुलेट फेंकते हो और बुलेट जो है वो पुश करता है गन को पीछे की तरफ। तो ये है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कौन बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आई होप आपको सेकंड भी समझ आ गया होगा, थर्ड भी समझ आ गया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंपल्स क्या होता है? लार्ज फोर्स एक्टिंग इन वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई हमने किसी छोटे से टाइम में, इसका बस सिंपल सा ये रखना, जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई हमने बहुत कम टाइम में, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। बस ये है इंपल्स, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिट फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिट फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी पे लगती है। मतलब मान लो, छोड़ो ये जो कॉन्सेप्ट से अभी छोड़ दो, देखो यहाँ पे थोड़ी क्लास बड़ी हो गई है, बट चलो ले लेते हैं हम। देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स है। ये जनरली 3 टाइप की होती है। मान लो इसकी जो एफ मैक्स है ना, मतलब मैक्सिमम जो इसका फोर्स है, उस पर कितनी लग सकती है? पहले तो मान लो अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, आपको चाहिए होगी 100 न्यूटन की फोर्स। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, आपको चाहिए होगी 100 न्यूटन की फोर्स, तब जाके ही ये मूव करेगा। फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगती है जो कहीं भी कांटेक्ट पे है। अगर आपको यहाँ पे 100 न्यूटन की फोर्स चाहिए होगी इसको मूव करने में, मतलब मान लो आपके घर पे एक बॉक्स है, ठीक है, आपको जब तक उसको 100 न्यूटन की फोर्स नहीं लगाओगी वो मूव नहीं करेगा। अब देखो क्या होता है, मतलब मान लो कोई छोटा सा बच्चा आ रहा है, वो इस बॉक्स को मूव कर रहा है, उसके पास 100 न्यूटन फोर्स नहीं है, मतलब मान लो उसके पास 10 न्यूटन की फोर्स है। उसने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, क्या ये थोड़ा बहुत मूव करेगा? क्या थोड़ा बहुत मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने 10 न्यूटन की फोर्स आगे की तरफ लगाई, पीछे की तरफ भी एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स को बोलते हैं हम फ्रिक्शन, ठीक है। पीछे की तरफ भी 10 न्यूटन की फोर्स बराबर लगेगी। समझ रहे हो आप? अगर आपने जो फोर्स अप्लाइड है वो 10 न्यूटन है, पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी 10 न्यूटन होगी, ये बॉक्स मूव नहीं करेगा, ठीक है। क्या ये कब मूव करेगा? मान लो एक और कोई छोटा सा लड़का है, उसने भी फोर्स अप्लाई की, मतलब मान लो 50 ओवरऑल हो गई, तो फ्रिक्शन कितनी लगेगी? वो भी हमारे पास 50 न्यूटन लगेगी। अब क्या होगा? मतलब मान लो आप खुद चले गए, आपने और 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, मतलब मान लो ओवरऑल कितनी फोर्स हो गई? ओवरऑल 100 न्यूटन की फोर्स हो गई। फ्रिक्शन भी कितनी लगेगी? फ्रिक्शन भी 100 न्यूटन लगेगी। अभी भी बॉक्स मूव होगा? नहीं। ये जो फोर्स होती है ना, अब ध्यान से सुनना, ये जो फोर्स होती है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फोर्स। ये जो फोर्स होती है इसको बोलते हैं हम स्टैटिक फोर्स। और जो मैक्सिमम फोर्स होती है जिसके बाद अब ऑब्जेक्ट हैंडल नहीं कर सकता है, इसके बाद अगर आप थोड़ा सा कुछ फोर्स लगाओगे तो ये अब मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स। मतलब मान लो यहाँ तक है ये गंगाधर, ठीक है, यहाँ तक कौन है? ये गंगाधर है। यहाँ जो 100 पे है ना, यहाँ पे उसने अपना फुल पोटेंशियल देख लिया है। ये इसकी आखिरी कोशिश होगी कि मैं इस बॉक्स को मूव नहीं होने दूंगी। ये फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है। तू लगा फोर्स, मैं भी लगाऊंगा, देखते हैं किसमें कितना है दम। ये जो आखिरी इसका कोशिश होगी इसको हम बोलते हैं शक्तिमान, दैट इज लिमिटिंग फोर्स। अब अगर आपने थोड़ी सी भी फोर्स लगा ली तो क्या हो जाएगा? ये बॉक्स मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मान लो आपने थोड़ी सी और फोर्स लगा ली तो क्या हो जाएगा? ये बॉक्स मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ओवरऑल स्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स होती है? स्टैटिक फोर्स, ठीक है, स्टैटिक फोर्स। और जो स्टैटिक फोर्स का मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स। मतलब कि अगर उसके बाद आपने थोड़ी सी भी फोर्स लगाई तो उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स, ठीक है। याद रखना, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स। अब मान लो आपने लिमिटिंग फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा लगा ली तो उसके बाद क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट हो जाता है। क्या उसके बाद फ्रिक्शन लगती है? यस, उसके बाद भी फ्रिक्शन लगती है, बट उसके बाद उस फोर्स की छोटी बहन आती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक फोर्स। उसके बाद कौन सी आती है? उसके बाद आती है फिर काइनेटिक फोर्स। काइनेटिक फोर्स 2 टाइप की होती है। एक तो क्या होती है? एक तो होती है स्लाइडिंग, एक होती है रोलिंग, ठीक है। काइनेटिक फोर्स जो होती है वो हमेशा किससे होती है? मतलब मान लो 100 था ना दोनों जगह, 100 था दोनों जगह। अब क्या होगा? एकदम से ये कम हो जाएगा। मतलब मान लो अब काइनेटिक फोर्स जो है वो कम लगेगी, वो लिमिटिंग फोर्स जितनी नहीं लगेगी वो कम लगेगी। मान लो अब यहाँ पे आपने 110 कर दिया, अब यहाँ पे 1000 कर दो, बट ये जो है ये
के सेम रहेगी, ठीक है। काइनेटिक फोर्स जो है अब ये सेम रहेगी, ये इससे कम या ज़्यादा नहीं होगी, बट हाँ अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना कि किसी केस में, वहाँ पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंटेक्ट होगा ना उस ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के साथ वो बहुत कम टाइम पीरियड तक होगा, तो इसलिए फ्रिक्शन बहुत कम डेवलप होगा वहाँ पे। आप समझ रहे हो? काइनेटिक फोर्स, स्लाइडिंग, सॉरी नॉट स्लाइडिंग, स्टैटिक फोर्स क्या होता है, लिमिटिंग फोर्स क्या होता है, काइनेटिक फोर्स क्या होता है, ये सब एग्जांपल हैं। फोर्स नहीं कहेंगे, फ्रिक्शन कहेंगे। क्या किसकी एग्जांपल है ये सब फ्रिक्शन की एग्जांपल हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, मैंने आपको आराम से समझा दिया है, आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले बिटवीन द सर्फेस ऑफ टू बॉडीज बिटवीन द बॉडी बिफोर द बॉडी एक्चुअली मूव्स। अभी बॉडी ने मूव नहीं किया होता है, यह होता है मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स। काइनेटिक फोर्स क्या होती है? जब बॉडी मूव करती है तब काइनेटिक फोर्स इंपैक्ट में आती है। अगर तो वो कहीं पे रोल करके जा रही है तब वो क्या होगी, रोलिंग फोर्स। अगर कहीं स्लाइड करके जा रही है तो आएगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है ना वो हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जो रोलिंग में जो एरिया होता है ना, कॉन्टैक्ट का एरिया होता है, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। क्यों बोलते हैं इसको नेसेसरी इविल? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना हम ज़मीन पर चल नहीं पाएंगे, ठीक है, हम ज़मीन पर चल नहीं पाएंगे। आपको पता होगा फ्रिक्शन पैदा होती है, उसी की वजह से हमारा फीट जो है वो स्टिक रहता है ज़मीन के साथ। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, नेसेसरी इविल। तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज नेसेसरी इविल। थोड़ी क्लास लंबी हो गई है बट आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप सभी शेयर कर दें, और हाँ एक बार लाइक कर दें आप सभी, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दो आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और बाकी फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दो। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।